अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। तहरीक इंसाफ की डी चौक पर एहतजाज की कॉल के बायस गुज़िश्ता 3 रोज रावलपिंडी इस्लामाबाद में सूरत हाल नहायत नाजुक रही। मोबाइल नेटवर्क्स बंद करके कंटेनर्स और खंदकों के सार लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, कारकुनों की गिरफ्तारियां और मरकजी लीडरशिप की गैर मौजूदगी के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक तक पहुंचे और पहुंचने में कामयाब रहे। एहतजाज में बिलाशुबा कारकुनान का किरदार नाकाबिल तस्खीर रहा, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के मंजरनामे से गायब होने के बाद इस एहतजाज का कोई वली वारिस ना रहा और कारकुनान भी तितर बितर होने पर मजबूर हो गए। मगर एक सवाल जो सबके जहनों में अब भी मौजूद है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आखिर 24 घंटे की तक किधर गायब रहे और उनकी गुमशुदगी के पीछे अवामिल क्या थे। और फिर अचानक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हंगामी इजलास में नमूदार होकर जज्बाती और जारहाना अंदाज में तकरीर कर डाली। गंडापुर साहब के एहतजाज में जो किरदार है उस पर भी बड़े एक तो सवालात रेज हो रहे हैं। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब का असेंबली में खिताब करते हुए कहना था कि अगर फैसला साजों ने कोई अच्छा फैसला ना किया तो समझ जाना वो हमारे वफादार नहीं। मैं इंतजार करूंगा कि पाकिस्तान के लिए जल्द एक अच्छा फैसला सागा। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह भी दावा किया कि IG इस्लामाबाद ने उन्हें गालियां दी। फैसला साजों ने अगर कोई सही सोच की तरफ आगे कदम ना बढ़ाए तो समझ जाना ये हमारे वफादार नहीं है। मैं इंतजार करूंगा जल्द पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला सामने आएगा। ओए तुम्हारा बाप यहाँ खड़ा है, जी साहब ये खड़ा है तेरा बाप, इसकी जुर्रत कैसे हुई गाली दे? कासिम कहाँ है तुम्हारा? मैं इसके बाप का नौकर हूँ, ये मेरा नौकर है, ये मेरे स्टेट का नौकर है। अच्छे फैसले की तवक्को करे थे अली अमीन गंडापुर साहब, लेकिन तमाम मलबा जो है वो इंतजामिया पर डाल दिया गया। लेकिन आज एक अच्छी खबर बहरहाल ये सामने आई कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अडियाला जेल में 18 अक्टूबर तक कैद तन्हाई में डाल दिया गया। अब जिस अच्छे फैसले की वो तवक्को करे थे, क्या इस किस्म के इकदामात जो है किया जाना क्या बता रहा है? और इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी जिस तरह से लगाई गई है, फिर उसके बाद एक और ख़बर ये सामने आई कि KP हाउस इस्लामाबाद को भी CDA की जानिब से सील कर दिया गया। KP हाउस को CDA की जानिब से सील करने पर सवाल ये है कि क्या ये कानूनी है, क्या ये किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ ने इस पर कोई पिटिशन दायर की? क्या तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है उस पर हमले की कोई पिटिशन दाखिल की? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया? हमारी इत्तला के मुताबिक ऐसा अब तक फिलहाल कुछ नहीं हुआ। हम जानने की कोशिश अलबत्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से अपने प्रोग्राम में ज़रूर करेंगे। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने बहरहाल रद्द अमल ज़रूर दिया और कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब कायदे हज़्ब इख्तिलाफ जनाब उमर अयूब खान साहब के हुए थे। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आला KP ने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए रियासत पर हमला किया, ये गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। वो यहाँ से निकले हैं, ये ऊपर मनाल रेस्टोरेंट से वो हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर हुए हैं। रात उन्होंने बसर की है उमर अयूब साहब के घर और फिर उसके बाद जो है वो आपको पता फिर असेंबली पहुँच गए हैं। एक सूबाई हुकूमत ने जो है वो फेडरेशन पे हमला किया है, इस्लामाबाद पे हमला किया है। मैं समझता हूँ कि ये गद्दारी और बगावत के ज़ुमरे में। न सिर्फ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब बल्कि दीगर हुकूमती वज़रा भी यही दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रात और 24 घंटे तक उमर अयूब साहब के घर छुपे हुए थे, वहाँ पनाह ली थी उन्होंने। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, उसका भी आज प्रोग्राम में ज़रूर जिक्र करेंगे, जिसमें वुकला ने धुआंधार तकारीर की और ये जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है इस मुजवज़ा आइनी पैकेज को मुस्तरद करते हुए उन्होंने बड़ी कोई जारहाना तकारीर की गई। और नाज़रीन, डी चौक धरना जो जिस किस्म की सूरत हाल नज़र आई और साथ साथ उसके जो एक सवाल शिद्दत और शदीद जोर पकड़ता हुआ दिखाई दिया वो ये था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब 24 घंटे तक किधर थे। बहरहाल वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के सेशन में वो मंजर आम पर आए, उन्होंने धुआंधार तकरीर की। अब वे फॉरवर्ड क्या नजर आ रहा है इस पर गुफ्तगू होगी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं कायदे हज़्ब इख्तिलाफ कौमी असेंबली में सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब उमर अयूब खान साहब। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। उमर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंकशाफ किया है और उसी से आगाज़ करते हैं। वो कहते हैं कि गंडापुर साहब यहाँ से निकले, मुनाल रेस्टोरेंट से ज़िले हरीपुर में दाखिल हुए, रात आपके घर उन्होंने बसर की। आप ज़रा इसको कंफर्म कर सकते हैं नाजरीन के लिए भी कि अली अमीन गंडापुर साहब आपके घर थे? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज ये कि ख्वाजा आसिफ मुर्शद झूठी बोलता है।
वो तो डिग्गियों में बैठ के जाने वाला बंदा है, तो शायद वो डिग्गी में, जिस डिग्गी में बैठा था उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी आ रहे हैं। कोई उस डिग्गी में कोई चीज होगी जो अभी उनके जहन को क्लाउड कर रही है, उनकी जजमेंट को, और वो गलत बयानियां और झूठ बोल रहे हैं। होता है। और खासकर अभी जो नया बिल फॉर वो कैनबिस का हफीम का जो इन्होंने लिया है कि ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, तो शायद वो हफीम इन्होंने हैंडल की होगी, वो पता नहीं, शायद उसकी वजह से कोई आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे होंगे। नहीं वो तो आपके घर नहीं थे? नहीं, मेरे घर पे नहीं थे, वो वहीं से गए थे मुनाल से। और क्योंकि रूट जो वो अली अमीन साहब ने भी जो रूट बताया था, एग्जैक्टली जो आप भी मेंशन कर रहे हैं, वो वही था जो ख्वाजा आसिफ साहब भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपने ये तरदीद की कि आपके घर नहीं थे, लेकिन आप और तमाम क़यादत जो है वो भी लाइल थी कि अली अमीन गंडापुर साहब 24 घंटे तक के लिए किधर थे? नहीं, हमें नहीं, मैंने तो ट्वीट की थी और मेरा ये ख्याल था इंटेलिजेंस एजेंसीज के और इन लोगों की तहवील में है वो। बट सर उन्होंने तो ये तरदीद कर दी अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद ही अपने खिताब में। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ ना, क्योंकि देखें अलीना साहबा, जिस तरह का अमल दखल हुआ था, जिस तरह की रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस ने गैर कानूनी तौर पे एक सॉवरन एरिया को, ये प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की, फेडरल टेरिटरी में ये खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनता है। जिस तरह उन्होंने गेट तोड़े, एक डीएसपी को मारा, ज़दोकोप किया, वजीर आला की ऑफिशियल गाड़ियों को तोड़ा, उन पे फायरिंग की, लोगों को मारा, दरवाजे तोड़े, तो डीजी रेंजर्स और आईजी पुलिस इस्लामाबाद के खिलाफ तो, इनके खिलाफ तो कोर्ट बनता है, और आईजी पुलिस को तो बुला के और उसको तो टर्मिनेट करना चाहिए सर, ये सर्विस से, कि उसकी मजाल क्या और उसके ऑफिसर्स की भी डीआईजी ऑपरेशंस की ये होनी चाहिए। बट उमर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे ये जरूर समझा दीजिए और नाजरीन के लिए भी कि आप क़यादत को ये इल्म नहीं था कि अली अमीन गंडापुर साहब किधर थे? अली अमीन गंडापुर साहब ने इस बात की तरदीद की वो किसी के हिरासत में नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये तो वो उनको पकड़ने में ही कामयाब नहीं हो सकी पुलिस। आप लोग एक तरफ से इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये फौज या एजेंसीज या हुकूमत इन्होंने उनको अगवा कर दिया है, तो किसी न किसी को तो एक स्टेप पीछे हटना होगा। नहीं, देखें, जो तरीक़ाकार ये है जी कि जिस तरह के उन्होंने धावा बोला वो गलत था ना, वो गैर आईनी था, गैर कानूनी था, तो इसमें तो हमारे पीछे हटने की बात नहीं है। नो, बट अबडक्शन का जो इल्जाम लगाया उमर साहब, वो थोड़ा बहुत ओवरबोर्ड जाके नहीं लगा दिया गया? नो, बिल्कुल नहीं ओवरबोर्ड लगाया। जो फैक्ट ऑफ द मैटर, जिस तरह सिचुएशन अनफोल्ड हो रही थी, आपके घर में 600 से ज्यादा लोग आ जाएं और तोड़फोड़ करें और गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे करें, आदमी क्या इल्जाम लगा सकता है? पुलिस और ये एजेंसी के लोग तो मेरे घर आ गए 15 मिनट उस रेड के अंदर अंदर। मेरा घर भी वहां पे करीब है वालिद साहब मरूद का, वहां पे आ गई, मेरी एहलिया वहां पे थी, मेरी हमशीरा थी, कमरों में अंदर घुसाए और कहते हैं जी आपके पास कोई मेहमान है। एक संदूक और बक्से को उठा के चेक कर रहे हैं, क्या मतलब कि जी मेहमान हमारा कोई उसमें बैठा होगा, संदूक में होगा, आप अंदाजा लगाएं। मतलब डफर्स इनकॉर्पोरेटेड है ना, डफर्स की इंतहा होती है, और वहां से बगैर सर्च वारंट के ये कौन सी जमहूरियत में है? उमरियों को छोड़े, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के घर में अंदर आना बगैर सर्च वारंट के, मतलब इनके खिलाफ तो मैं इंशाल्लाह ताला केस जरूर करूंगा। और जो वहां पे लोग आए थे उनकी मेरे पास तस्वीर और पुलिस के लोगों की सारी दस्तावेजात हैं, और मेरे खिलाफ इन्होंने अभी 3 FIRs कर दी और पुरानी 2 FIRs को रीएक्टिवेट कर दिए। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है तो और क्या है? यहाँ पे इस पुलिस को शर्म आनी चाहिए। ये पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, ये तो एक 2 टके के टाउट बदमाश बने हुए हैं, कंटुटे बने हुए हैं। ये आईजी पंजाब तो पहले ही कंटुटा बैठा हुआ है, ये आईजी इस्लामाबाद भी दूसरा कंटुटा बन गया है, बट बज़ाहिर तीसरा कंटुटा बन गया है। राइट, बट उमर साहब, आपकी अवाम जो है वो आपकी कॉल पे निकली, खैबर पख्तूनख्वा से भी एक बड़ी तादाद में अवाम जो है वो सामने आए, लेकिन उस अवाम को क्या मैसेज मिला कि अली अमीन गंडापुर साहब वो फ्रेशन अप होने के लिए चले गए, अवाम जो है वो शेल्स खा रही है, पुलिस, और खबरें भी इसी तरह से पूरी दुनिया में इसी तरह की बनी कि पुलिस और जो PTI वर्कर्स थे उनके आपस के दरमियान, दोनों के दरमियान जो है वो क्लैश जारी रहा और घंटों तक, 2 रोज तक जारी रहा। सो अवाम तो आपकी कॉल पे बाहर निकली, लेकिन आपकी लीडरशिप किधर थी? तमाम MNAs किधर थे? देखिए, सबसे पहली चीज ये कि MNAs को पार्टी ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपने अपने आप को एक्सपोज नहीं करना। सो MPs निकल जाते उमर साहब? जी, MPs निकल जाते बाहर? MPs सारे के सारे मौजूद थे। आपके जितने लोग आए हैं, जितनी लोग, अवाम खुद भी आई है, पर जो MPs थे, मिनिस्टर्स थे ऑन द ग्राउंड, अली अमीन खान साहब के साथ थे,
ये कंटेनर्स किसी गिद्ध या किसी चुड़ैल ने उठा के साइड पर नहीं किए ना, वहां पे मशीनरी थी जिसने साइड पे किए, वो जो बड़े बड़े उन्होंने खंदकें खोदी थी, उसको फिल करके उन्होंने वो रुकावटें अबूर किए और वो सामने आए और डी चौक तक पहुंचे। और हम लोग सिराज तहसीन पेश करते हैं अपने लीडरशिप को, अपने एमपीएस को, अपने हमारे ऑफिस होल्डर्स को और अली अमीन खान साहब को। बट सर ख्वाजा आसिफ साहब तो इसी बात को बुनियाद बना के कह रहे हैं कि आपके ऊपर तो अब बगावत और गद्दारी का मुकदमा बनता है, क्योंकि एक सूबे की मशीनरी, पैसा, वसाइल, बारूद, एम्यूनिशन, वो कह रहे हैं असला, तमाम चीजें इस्तेमाल की गई आप सूबों के दरमियान जो एक फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए। नहीं तो ख्वाजा आसिफ से बंदा पूछे कि तुम जब सुप्रीम कोर्ट आए थे तो उसके ऊपर क्या बात करते हो, जब तुमने एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के जहाज को हाईजैक किया था तो उसके ऊपर तुम्हारा क्या वो है लाएमल है। जब ये सारी चीजें कर रहे थे तो वो इनसे भूल जाती हैं क्या। और दूसरी आप अहम बात करें, जब ख्वाजा आसिफ कहता था कि फौज के बारे में ये सारी बगावत ये लोग करना चाह रहे थे तो वो ये सारी चीजें भूल जाते हैं। आगे हम लोग आते हैं कि आपका ये देखें कि केपी की टेरिटरी या अली अमीन खान साहब मशीनरी के लिए आ रहे हैं तो फेडरल टेरिटरी सबका है, वो केपी का भी है, पंजाब का भी है, वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की टेरिटरी नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब तासुर ये दे रहे हैं कि आप चढ़ दौड़े फेडरेशन पे, आपने हमला कर दिया फेडरेशन पे। तो वहां से हम लोग या फेडरल टेरिटरी में आते हैं तो केपी साथ है, उधर ही हरिपुर जिला है ऊपर पहाड़ों में, उधर जा सकते थे, आप किस तरह रोक सकते? केपी हाउस जो है वो केपी सूबे की जो है वो प्रॉपर्टी है एंड इट हैज द स्टेटस ऑफ एन एम्बेसी। सो क्या इस हवाले से एक मत अमली है? और दूसरी बात ये जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता रोज़ अपने खिताब में कहा कि वो इंतज़ार करेंगे कि जल्द पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला सामने आएगा, ये उनके क्लोजिंग रिमार्क्स थे उनकी खिताब का। सो क्या वो ये कहना मतलब उनका ये कहना क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई पसे पर्दा किसी मुज़ाकरात या मुआहिदे की तरफ इशारा करना था? नहीं, मैं रात को उनसे मिला था, रात के हम लोग इकट्ठे बैठे थे, पर मेरी इस बात से बात नहीं हुई। गुज़िश्ता रात सुबह मतलब तकरीबन 2 बजे उधर से 3 बजे मैं पेशावर से निकला था, तो मेरी इसके ऊपर उनसे बात नहीं हुई थी। तो आपने उनसे लेकिन ये पूछा कि वो थे किधर? जी उन्होंने पूरा अपना बताया, जो रूट बताया, जो तरीकेकार उन्होंने बताया, उनको अल्लाह ताला नहीं बचाया। और उनकी कोई मुलाकात जेल में नहीं हुई थी बैरिस्टर गौहर खान साहब के साथ? क्योंकि खबरें कुछ इसी तरह की भी आ रही थी कि अडियाला जेल में बड़ी मुलाकातें हुई हैं जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी थे। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, उन्होंने कोई ऐसी वो बात नहीं की और ऐसा हुआ भी नहीं। और दूसरी क्योंकि वो जिस उमर साहब वो जिस अच्छे फैसले की उम्मीद में थे, आज के रोज मतलब क्या वो फैसला, आपने उनसे पूछने की कोशिश की कि अच्छा फैसला वो क्या उम्मीद कर रहे थे? बिकॉज आज तो की खबर ये थी कि अडियाला जेल में आप लोग की तो मुलाकातों पर पाबंदी आयद हो गई है 18 अक्टूबर तक। हमारा बिल्कुल वो FIR जो वजीर आज़म इमरान हम सारों के ऊपर हुई है उस पर उन्होंने तहरीर में लिखा था, और मैं कल जब मैंने वो FIR पढ़ी मैं समझ गया कि ये अभी हमें ब्लॉक करेंगे। ये लोग बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, ये भाग रहे हैं, इनकी टांगें कांप रही हैं। और अली अमीन खान साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया, और पर ये बात कि जी कौन सी खुशखबरी आएगी, ये तकरीर का हिस्सा आखिरी मैं नहीं सुन सका, मेरा इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया था। मैंने कोट एंड कोट उनकी गुफ्तगू आपको बता दी, उन्होंने कहा इंतजार करूंगा कि कोई अच्छा फैसला पाकिस्तान के लिए जल्द कोई अच्छा फैसला जो है वो सामने आए। बट उमर साहब ये भी जरूर बता दीजिएगा, आपने कहा कि ये लोग भाग रहे हैं, ये से मुराद आपकी हुकूमत है? जी हुकूमत है जी, ये तो बिल्कुल इनकी टांगे कांप रही हैं, ये तो खुद पपेट्स हैं इनका। चाहे तो नेचुरली समवन एल्स इज कॉलिंग द शॉट्स। उमर साहब अगर ये पपेट्स हैं तो जो शॉट्स कॉल कर रहे हैं उनकी तरफ आप कोई उनके साथ कोई एंगेजमेंट का आप लोग का वही उसूली मौक़िफ़ कायम है उस पे? नहीं, मैं नाम दे दूं जो शॉट्स कॉल करते हैं, आप फिर चला नहीं सकेंगे। उमर अयूब साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक छोटी सी शामिल करनी, नाज़रीन कहीं मत जाइए कि डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं उमर अयूब खान साहब। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तो उमर साहब अब आगे बढ़ा किस तरह से जाएगा? आप लोग का लाए अमल क्या होगा? डी चौक का एहतजाज, उसका नतीजा जो है, हुकूमत तो ये कह रही है कि आप लोग नाकाम हो गए, वाइंड अप हो गया ये एहतजाज, अब आप लोग आराम से SCO के बाद रिज्यूम करेंगे? नहीं, देखिए सबसे पहली चीज ये है, अमीन खान ने वाज़ेह किया था कि इमरान खान साहब ने उनको क्या टारगेट दिया था, वो वही प्रीवी थे, उनको मालूम था। हमें से या मुझे कम से कम नहीं मालूम था कि वो क्या टारगेट्स थे एक्सेट्रा। वो अली अमीन खान ने अपनी तकरीर में बता दिया और कल भी बताया फ्लोर ऑफ द हाउस पे। और अभी आज शाम हमारी पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटीज के इजलास होंगे। पॉलिटिकल कमेटी के होने हैं मेरा ख्याल है, जब होंगे तो वहां पे मजीद बात गुफ्तगू शुनीद होगी। और दूसरी अहम बात यह है कि हुकूमत क्या कहती है कि ये खुदा ना खास्ता हमने टारगेट्स नहीं अचीव किए तो फिर हम लोग मजीद एक बार फिर टारगेट अचीव करके दिखा देंगे।
कोई ऐसा इशू नहीं है। सर ये टारगेट और- एससीओ से पहले करेंगे? मुल्क में जो एससीओ रुकन ममालिक के सरबराहान ने मुल्क में आना है, इस बात पे आप लोग अग्री कर गए हैं कि उसके बाद ही जो भी प्रोटेस्ट या केओस एक होनी है सड़कों पे जो नजर आनी है उसके बाद रिज्यूम? हमारा किसी से कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ, किसी से कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ। देखिए सबसे पहली तो आप लोग सड़कों का रुख करेंगे? सो नेक्स्ट आप लोग कॉल देंगे उससे पहले भी? हमारा जमहूरी हक है, वो कोई हमसे नहीं ले सकता। और दूसरी अहम बात यह है कि जब भी वजीर आजम इमरान खान साहब ने कोई कॉल दी, हम लोग उसको लब्बैक करके उसको इंशाल्लाह ताला उसको पूरा करेंगे। पर आज आपने हुकूमत की जो गजा पर एपीसी बुलाई गई थी उनकी जानिब से, वो बॉयकॉट क्यों किया? आप इस इंसानी मसले की हिमायत के लिए मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में बेहतर नहीं था कि शिरकत करते? एटलीस्ट कम अज कम ये तासुर तो नहीं जाता कि आप लोग इस मसले पे भी इकट्ठे नहीं हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि ये हुकूमत फलस्तीन का झंडा नहीं अलाउ करती, एस्टैब्लिशमेंट उनको नहीं अलाउ करती, पुलिस नहीं अलाउ करती, रेंजर्स नहीं अलाउ करती। ये मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, इनके ऊपर पब्लिक प्रेशर पड़ा है। ये आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट है, हमारे लोगों को जेल में डाला है, 1500 2000 से ज्यादा लोगों को। उस्मा बीबी जेल में है, बुशरा बीबी जेल में है, अलीमा खान साहबा जेल में है, वजीर आजम इमरान खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, फिर कल गुज़िश्ता रोज स्वाति साहब और जरताज गुल साहिबा जी और दीगर आपके जो 1000 के करीब, वो नंबर कंफर्म करेंगे कितने लोग मजीद कारकुनान? 2000 से ज्यादा इस वक्त इन्होंने अरेस्ट कर दिए हैं, आज भी अरेस्ट किए हैं। तो ये सारी चीजें, टीयर गैस शेलिंग करते हैं, डायरेक्ट गोलियां मारते हैं, तो ये सारी चीजें जब करते हैं तो ये चीज तो फलस्तीन में इजरायली आर्मी कर रही है, तो इसका मतलब है ये भी वो उनकी नक्शे कदम में चल रहे हैं। ये तो वो कहते हैं ना, बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स है इसराइल के साथ मिलने के लिए। ये तो इमरान खान साहब ने रोका हुआ था। सो लिहाजा इनको होश के नाखून लेने चाहिए। और इस आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट को, इस हुकूमत फॉर्म 47 को हम लोग ना रिकॉग्नाइज करते हैं, ना इनको लेजिटिमेसी देते हैं। और ये फलस्तीन के लिए ये सीरियस होते तो पहले ये कुछ करते। अभी ये सारा कुछ करना, ये सब टोपी ड्रामा है इनकी तरफ से। हम लोग खुद इंशाल्लाह ताला फलस्तीन के लिए हमने हमेशा आवाज उठाई है। आप लोग को तो नॉर्मल एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा है। पर आखिर में उमर साहब ये जरूर बता दीजिएगा, आदिल बाज़ई साहब का जरा एक स्टेटस क्लियर कर दीजिएगा, आपके एमएनए वो हैं कि नहीं? क्योंकि नून लीग वाले उनको अपना एमएनए जाहिर करके डिसीट करवा रहे हैं और स्पीकर साहब ने इस हवाले से रेफरेंस भी कोई भेज दिया है। आदिल बाज़ई साहब वो इंडिपेंडेंट मेंबर आए थे, उनका पीटीआई का, उनका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जमा कराया गया था इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक टाउट बने हुए हैं, उन्होंने उनके कागजात चेंज किए थे, फोर्सफुली चेंज किए थे। इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का, जिसमें ISI, MI, IB का हाथ है, इंसानों का हाथ था, इन्होंने चेंज कराए थे। अभी राब्ते में वो हैं कि नहीं आप लोगों से? बिल्कुल है, हमारे साथ क्यों नहीं है राब्ते में। सो ये नून लीग जो कह रही, उनको डी सीट करवाने की तरफ वो कह रही है कि वो उनके एमएनए हैं। नून लीग के दो एमएनए वो तो कागज में इधर उधर से कर रहे हैं, और वहां से मतलब वो नून लीग तो मुर्दों को भी अपने खाते में डालना चाहती है। उनकी तो ये हालात है, वो तो इतने मतलब अकल के अंधे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन के पिछली FIR जो मेरे खिलाफ हुई थी इस्लामाबाद जलसे की, उस पे उन्होंने इस ऐसे शख्स का नाम लिया था उसमें, एप्लीकेशन टू इन दी FIR, जो मैंने ट्वीट भी किया था, जो इस दुनिया से 6 महीने पहले बस चुके थे, चले गए थे। उनका मतलब उन्होंने लिखा था कि ये उमर अयूब उसके साथ ये सारी कंस्पिरेसी कर रहा है। तो ये तो अकल के अंधे हैं, डफर्स हैं बुनियादी तौर पर। राइट। सो उमर साहब आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा, अब एक तरफ आपके पार्टी के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उनकी कुछ खबरों के मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि जेल की जो लाइटें हैं वो भी पिछले 5 रोज से जो है वो ऑफ कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं। एक तरफ अवाम है जो कि आपकी एक कॉल पर सड़कों पर आने के लिए तैयार रहती है, सारा चीज फाइट करते हुए उस टारगेट तक पहुंचती है। आप उसको चैनलाइज कर पाएंगे थ्रू अ स्ट्रैटेजी, और अगली कॉल पे आपको लगता है अवाम बाहर निकलेगी? हम लोग पुरअमन जुमात हैं, हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है। यहाँ पे भी कोई ऐसी चीज हमने नहीं की जिसके साथ एक पत्ता भी हिले। हाँ, हुकूमत ने हमारी टेरिटरी को, KP की टेरिटरी को उन्होंने तोड़ा, उन्होंने ज़दोकोप किया लोगों को, उन्होंने गोलियां बरसाई। और यहाँ पे मैं ये भी कहूँ, और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, ISI, MI, FIU, IB के लिए, खुदारा अपने तनख्वाहों को हलाल करो। जो चाइनीज इंजीनियर्स जिनकी हलाकत हुई है और जो जख्मी हुए, आपका काम, आप लोग इंटेलिजेंस एजेंसी वालों, DG साहबान, आप लोग अपनी तनख्वाहों को हलाल करो। अरबों रुपए आप पे खर्च होते हैं, ये वीगो डाले, तहरीक इंसाफ के लोगों पे ना इस्तेमाल करें, जाके सही टेररिस्ट के पीछे, दहशतगर्दों के पीछे पड़े। चाइनीज इंजीनियर्स का उनको सेव करें, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, बाकी इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। आप लोगों का टारगेट आउट हुआ है।
जो हमारी चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है सिंध में, इसकी हम लोग मजम्मत करते हैं। थैंक यू सो मच उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। और नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का इनकाद किया गया, जिसमें तमाम वकला जो है और उन्होंने बड़ी सख्त तकारीर भी हुई हैं, और ये जो जुडिशल पैकेज लेकर आने की हुकूमत ख्वाहिशमंद है उसके खिलाफ जो है वो तकारीर हुई, उसके अगेंस्ट क्यों हैं तमाम वकला। फिर अगर बार्स की भी नज़र दोहराई जाए तो बार्स में कुछ डिविजन्स जो सामने आती हैं उस पर भी गुफ्तगू होगी कि सारे क्या वाकई में मुत्तहिद नज़र आते हैं, जहाँ पे आइन की बालादस्ती की बात होती है। और हामिद खान साहब ने भी आज अपने तकरीर में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मुझसे कहा जाता है कि वकला मुनक़िस्म है, लेकिन मैं कहता हूं कि वकला आइन की बालादस्ती के लिए एटलीस्ट मुत्तहिद हैं। तो क्या पाकिस्तान के वाकई तमाम सारे वकला जो है वो मुत्तहिद हैं? आज एक और अहम केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में, और ये महकमा आबादी पंजाब मुलाजिम की नज़रसानी केस की समाअत थी, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, और माजी के जो जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं उसका हवाला देते हुए उन्होंने ज़रूर उनके रिमार्क्स हैं जो कि मैं चाहूँगी कि हम आज के प्रोग्राम में इसको डिस्कस भी करें, जहां पर वो कहते हैं कि अदालती फैसले का हवाला वहां आए जहां आइन और कानून का अभाम हो। अदालती फैसला आइन और कानून से बालातर नहीं हो सकता। सो क्या वाकई में जो जुडिशल वर्डिक्ट्स हैं, जो लीगल प्रेसिडेंट्स हैं, कैन दे नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट जहां पर जब बात की जा रही होती है और जहां पर केसेस के जो है वो फैसला सामने नजर आते हैं? और फिर बहुत उनके रिमार्क्स जो है माजी से भी बार बार कोट किए जा रहे हैं कि माजी में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो ऑथर जज के भी हवाले से कहते थे कि उनके बगैर जो है वो रिव्यू केस जो है वो नहीं लग सकता। बहरहाल इस पे गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन करें स्टूडियो में रियासत अली आज़ाद साहब, सदर हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल हु वर स्पीयर हेडिंग आज की जो ये कन्वेंशन थी। रियासत साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आबिद जुबैरी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ऑल्दो नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ऑल्सो जॉइंड अस इन द पैनल। जुबैरी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। अमजद शाह साहब, थैंक यू। अमजद शाह साहब, सीनियर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, सीनियर माहिर कानून, इस वक्त हमें वो भी ज्वाइन कर रहे हैं पैनल में। अमजद शाह साहब अस्सलाम वालेकुम सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। बल्कि रियासत साहब और जुबैर साहब, आपकी इजाज़त से आप दोनों की मैं अमजद शाह साहब से गुफ्तगू का आगाज़ इसलिए करती हूँ क्योंकि उनके कुछ व्यूज़ जो हैं आई केम अक्रॉस। अमजद शाह साहब, आज जो ये वकला कन्वेंशन हुई, इस तरमीम के हवाले से जो हुकूमत लाने के लिए बड़ी जोर लगा रही है, इस पर बड़ी सख्त तकारीर, लाइक आई मेंशन्ड, आपका और पाकिस्तान बार काउंसिल के एक बतौर मेंबर की हैसियत से आपका व्यू क्या है सर? क्या ये तरमीम लेकर आनी चाहिए, क्या ये होनी चाहिए या नहीं? देखें, पाकिस्तान बार काउंसिल का या सुप्रीम कोर्ट बार का या हमारी बहुत सारी इलेक्टेड जो बॉडीज हैं, उन सब का व्यू ये है कि गवर्नमेंट के साथ हमें इस पैकेज को डिस्कस करना चाहिए, अपनी सजेशंस देनी चाहिए। देखिए, मुकन्ना का ये अख्तियार है कि वो कोई भी कानून बनाए और अदलिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी तशरीह करेगी, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगी। अब रह गई बात ये कि हम फॉरेन कन्वेंशनों पे, ये एक पॉलिटिकल पार्टीज की इमा पे या उनके इशारे पे, देखिए हामिद खान साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इस वक्त इसके तहरीक इंसाफ के, उनके सेनेटर हैं और हमारे लीडर हैं, हमारे वकील हैं, सीनियर हैं, हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसी तरह जो हामिद खान ग्रुप के जितनी भी इस वक्त इलेक्टेड बॉडीज वकला में मौजूद हैं, वो हामिद खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे पीटीआई के नजरिए को लेके आगे चल रही है। हमारा मसला ये है कि हम इस वक्त चाहते ये हैं कि बाहर को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ना उसे हुकूमत के साथ ना उसे अपोजिशन के साथ। राइट, बट अमजद शाह साहब, मुझे सिर्फ ये जरूर बता, जी कलामी की माफी, लेकिन आपने जहां पर गुफ्तगू का आगाज इस बात से किया कि इसको जरूर डिस्कस होना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि मशावरत करे, बट नंबर्स के बगैर क्या ये कर सकते हैं? देखिए, नंबर्स के बगैर तो हो नहीं सकता। असल बात यह है कि तो सर मतलब नंबर्स नहीं होंगे तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग को फरोग दिया जा रहा है ना, जो आपने गुज़िश्ता हफ्ते की डेवलपमेंट की। हॉर्स ट्रेडिंग, देखिए मेरी बात सुनो, अब रहेगी बात कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ होगा तो आईनी तरमीम होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। हमारा काम ये नहीं है कि हम कहें जी फलान आ गया और फलान नहीं आया, मौलाना साहब आएंगे या नहीं आएंगे।
ये मौलाना साहब की और उन पॉलिटिकल पार्टीज की या जो लोग वहां पर बैठे हैं एज अ मेंबर, राइट, उनकी डिस्क्रिप्शन है कि वो किसके साथ जाते हैं किसके साथ आते हैं। ठीक है। मैं अमजद शाह साहब, हमारा आपने जो काम ये है कि नुक्ता जो- उठाया है और आपने जो ये कहा है कि आज की जो ये कन्वेंशन हुई है, मैं रियासत साहब को चाहूंगी कि वो रिस्पॉन्ड करें। रियासत साहब, पॉलिटिकल पार्टी की ईमा पर आप लोगों ने कन्वेंशन बुलाया, हामिद खान साहब सेनेटर है तहरीक इंसाफ के, अमजद शाह साहब हैज अ पॉइंट कि उन्होंने ड्राइव किया तमाम वकला को और तमाम बार्स को। मैं माजरत के साथ, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे उस्तादों की तरह मेरे लीडर हैं, मेरा तल्लक अमजद शाह साहब के ग्रुप से है। मैं आज भी उसी धड़े में हूँ, आज भी। अभी कन्वेंशन हो गया है, लेकिन हमारा एक असूली इख्तलाफ है जिसके ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे अगर कोई वकील ये स्टेप लेता है तो मैं उसको वकील ही नहीं मानता। तो आपको हामिद खान साहब ने नहीं कन्विंस किया? हामिद खान साहब कौन होते हैं? हमने तो उनको एज ए गेस्ट, सारे पाकिस्तान को हमने एज ए गेस्ट दावत दी है, वो आए। जो हमारे वाइस चेयरमैन अलीम खान अब्बासी साहब भी इसी धड़े के हैं, वो पीपल्स पार्टी से। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हैं वो जलई सदर इस्लामाबाद पीपल्स पार्टी हैं, और जो हमारे सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार के उसका तल्लक जमात इस्लामी से है। जो मेरे साथ सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो मुस्लिम लीग नून से है। और इससे बालातर में सब की क्या, हमने वहां पे कहा था कि ये पॉलिटिकल एफिलिएशन से बालातर है। हम आइन और कानून के लिए आइन के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन से अबव हो के ये हम कन्वेंशन कर रहे हैं। आज भी हमारा धड़ा वही है, आज भी हम वही खड़े हैं। हम आज वहां पे खड़े होके वोट भी करेंगे। हमारा धड़ा कल भी था, आज भी है, आइंदा भी रहेगा। Right, but speeches तो से शाह आगे- साहब ने हमें चूंकि ये कह दिया, मैं उनसे माफी चाहता हूँ। शाह साहब ऐसी बात कतई तौर पे नहीं कि हम किसी स्पेसिफिकली मैंने नहीं कहा, लेकिन रियासत आजाद साहब आप मेरे छोटे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो हम ये समझते हैं, इस वक्त जो लोग पाकिस्तान बार काउंसिल में बैठे हैं या सुप्रीम कोर्ट बार में, हम ये कहते हैं हमें इंडिपेंडेंटली होना चाहिए था। आपको भी याद है हमने बुलाया था और आपने आज तक कोई सजेशन नहीं दी कि कहीं डिस्कस नहीं किया इस तरमीम को कि इसमें कौन सी खामी है, इसमें क्या होना चाहिए। हमें अपना काम तो करना चाहिए, उसके बाद हम एहतजाज करें जब हमारे। मैं ये सजेशन दी है कि आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बजाय अगर आप एक जैसे शरीयत अपीलेट बेंच है सुप्रीम कोर्ट में, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डेजिग्नेट कर दें जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स को सुने। सिर्फ 187 केसेस है अदीना। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आप कह रहे हैं कि डेजिग्नेट कर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट को रिडेनेट करेंगे तो वो आइन के साथ खिलवाड़ है और हम आइन मुतफिका आइन है। राइट, हम नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी जाती विश विम और डिजायर के लिए उसको तहस नहस करे या रियासत साहब चेंज आपके इल्म में होगा, बिलावल भुट्टो साहब भी पॉलिटिकल पार्टी को हेड कर रहे हैं। उन्होंने भी अक्टूबर की 25 तारीख से पहले उन्होंने ये इंदिया दिया है कि इसको कर लेना चाहिए, वरना उसके बाद बड़े इल्तिवा का शिकार हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आ गई है ऑन रिकॉर्ड। सो जुबैरी साहब, आपकी तरफ मैं ये बात लेके आना चाहूंगी। अमजद शाह साहब ने जिस तरह से कहा कि ये डिस्कस होना चाहिए, आप भी पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं जुबैरी साहब, व्हाई डज पाकिस्तान बार काउंसिल इवन स्टैंड सो डिवाइडेड? एक दो ग्रुप्स की एक मतलब एक तासुर आ रहा है कि अलग अलग ओपिनियन है। और दूसरी चीज ये कि जहां पर अमजद शाह साहब कहते हैं कि अगर नंबर्स नहीं है तो हॉर्स ट्रेडिंग के साथ जो है, विल दिस बी एक्सेप्टेबल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब और मैं, हम दोनों पाकिस्तान बार के मेंबर हैं। नेचुरली आपने कहा दोनों अलग ग्रुप से हैं। देखिए, मैं ये जो हमारा बेसिक इख्तिलाफ है और हम ख़त लिखते हैं ये लोग, हमने अभी जब ये देखिए, ये लॉ मिनिस्टर कौन है? लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब। वो पाकिस्तान बार के भी मेंबर हैं और इस ग्रुप के जिसमें रियासत मेरा भाई सदर साहब और ये लोग सारे उस ग्रुप के लोग हैं। देखें, ग्रुपिंग की बात करनी है तो ये बात है, लेकिन बिल्कुल मैं सदर साहब की बात से मुत्तफिक हूँ कि देखिए हमें बालातर होकर। अभी इन्होंने कहा हामिद खान PTI की नुमाइंदगी कर रहे थे। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड ऑल द ह्यूमिलिटी एट माई कमांड, और बड़े अदब के साथ मैं इससे इख्तिलाफ करूँगा इस बात से कि उन्होंने आके आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है। उन्होंने PTI, वो अभी सेनेटर बने हैं, पहले नहीं थे, और वो पार्टी में होते भी हमेशा उन्होंने आइन और कानून की बात की है हामिद खान साहब। राइट, बट जुबैर साहब ये भी तो नहीं इसको नजरअंदाज किया जा सकता दैट ही इज बीन देयर पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन आप बताइए उनकी बातों से, लेकिन आज़म नज़ीर तारसद लॉ मिनिस्टर थे उस रात, वो पूरी तरमीम पास कराने के लिए वो इधर से उधर जा रहे थे, हम तो टीवी पे देखा उन सारी बातों में। अच्छा, दूसरी बात, सबसे हैरानकुन बात है, हम 6 लोगों ने खत लिखा पाकिस्तान, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें कुछ लोगों को बाहर से भी बुलाया गया, मतलब मेंबर्स को, हमें कुछ नहीं था, हमने खत लिखा कि जी हम इस आईनी तरमीम को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, आईनी पैकेज को पूरा, क्योंकि ये सब आईन और कानून को, ये भुट्टो साहब और जो आईन हमारे कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने के मुतरादिफ है, ये कोर्ट नहीं होना चाहिए। आप बताइए उसको हेड कौन कर रहे हैं, उसको बैठ के उस कमेटी को, जो पाकिस्तान बार की बैठी जनाब फारूक नाइक साहब, वाइस चेयरमैन साहब, अब वो तो पीपल्स पार्टी के हैं, उनके लीडर ने खुद, चेयरमैन साहब ने कहा कि हर हाल में ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा और 25 से पहले बनना चाहिए। वो बैठ के क्या, जो उनके तो लीडर ने कह दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, तो पाकिस्तान बार को स्टैंड लेना चाहिए था। हमने खत लिखा इनको, उसका कोई, इन्होंने हमें नहीं बुलाया, हमसे बात कर लेते हैं, हम भी तो मेंबर है पाकिस्तान के, इलेक्टेड मेंबर है, और हम सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें नहीं बुलाया गया उसमें से। और फिर आप बैठ के ये मीटिंग कर ली, और एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये मीटिंग पूरे पाकिस्तान बार काउंसिल की होनी चाहिए थी, 23 के 23 लोगों को मदऊ किया जाना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट बार को देखिए, इनको देखिए, कहां है हमारी सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान बार काउंसिल, कोर्ट तबाह हो रही है, और ये लोग एक स्टेटमेंट तक नहीं दे रहे कि जी कोर्ट, वहां बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि आईनी पैकेज क्या होना चाहिए। राइट, आज हामिद खान साहब भी जिक्र कर रहे थे कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो होती रहती थी, लेकिन जुडिशियल इंजीनियरिंग भी हो रही है। सो आई वुड वांट यू टू रिस्पॉन्ड कि जुडिशियल इंजीनियरिंग हो किस तरह से रही है इस मुल्क में इस वक्त। इस तरह से है, अब जुबैरी साहब ने जो फरमाया कि इन्होंने बिल्कुल खत लिखा था, वो खत हमारे सामने लाया गया, उसको हमने पढ़ा, और आबिद जुबैरी साहब और जो इनके साथ दोस्त थे जो इन्होंने खत लिखा था, वो आउटराइटली उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा किसी किस्म की कोई आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। वही वाला मौकफ था जो पीटीआई था। हमारा मसला ये है कि हमने ये कहा था कि ये जो उन्होंने हमें पैकेज दिया है, हमने तमाम रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग की लॉ मिनिस्टर के साथ, उन्होंने हमें वो असल मसवदा दिया जो वो चाह रहे थे, उसमें जो हमने तरमीम जो थी, जो हम समझते थे कि ये चीजें जो हैं ये नहीं है ठीक, इससे जो है बेहतरी नहीं आएगी, तो वो हमने उनको कहा कि इनको डिलीट करें और ये चीजें इसमें ऐड करें। एक तो ये बात होगी। ठीक। दूसरा, मेरा जो आबिद जुबैरी साहब से बड़ी माजरत के साथ मैं बात करूंगा कि इससे पहले हामिद खान साहब के ग्रुप के फरोग नसीम साहब जो थे, वो लॉ मिनिस्टर थे, जो पिछली गवर्नमेंट थी। जी बिल्कुल, वो एमक्यूएम के, और वो भी पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर थे, वो वाइस चेयरमैन भी रहे थे, और वो भी उसी तरह, मतलब ये कोई, अगर तारड़ साहब अगर मिनिस्टर हैं तो वो नून लीग के मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे नहीं है वहां पर। हामिद खान साहब का जो रोल है ना वकला की सियासत में, वो फारूक नाइक साहब से बहुत बड़ा रोल है। वो जिस वक्त किसी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं तो वो सूरत हाल मुख्तलिफ है। फारूक नाइक साहब न पीपल पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, न उनका पीपल पार्टी में कोई कमांडिंग रोल है, और न ही वकला की सियासत। But he's still affiliated with Pakistan People's Party, अमजद शाह साहब, बट हामिद खान साहब जो है वो तो काजी साहब के दोस्तों में शुमार होते थे, रियासत साहब की तरफ। रियासत अब होगा, अब क्या होगा? वही हामिद खान है ना, जिन्होंने काजी साहब के खिलाफ जब रेफरेंस फाइल हुआ था तो काजी साहब का साथ दिया था। उस वक्त वकील थे, उन्होंने आज भी कहा कि मैं उस वक्त भी आइन के लिए समझा था और मेरे से ये गलती हुई थी। आज भी अलीम अब्बासी ने खिताब करते हुए कहा कि हम सेनेटर नहीं मानते हामिद खान को, हम पीटीआई का नहीं मानते, कोई शख्स यहाँ पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेगा, हम सिर्फ आइन के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठे। हमें ये कहा गया था, मेरे उस्ताद मोहतरम, मैं इंतहाई हाथ बांध के आपसे माजरत के साथ शाह साहब ये बात कर रहा हूँ, आपने मुझे शो में कहा था देख लेते कि आप कितनी एजिटेशन कर लेते हैं। आज आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर, जब पूरा पाकिस्तान ब्लॉक है, कंटेनर्स है, मैसूर था, और यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर मैं मिनिमम ये बात कर रहा हूँ कि 3000 से कम लोग नहीं थे वकला। 2000 बलोचिस्तान,
पंजाब, बर रियासत- सिंध और इस्लामाबाद पिंडी डिवीजन की 24 बार सदूर वाइस चेयरमैन इकट्ठे हो गए। लाहौर ठीक से आए है, हुए बट थे। बट और रियासत आज साहब, हमने भरपूर कन्वेंशन किया है। कन्वेंशन से लोग आगे क्या है? हमारे- कन्वेंशन से आगे क्या है रियासत लोग साहब? इस इसी काज के हफ्ते साथ हमारे साथ खड़े हैं, पर इस चीज को मानना पड़ेगा। वो फुटेज दिखाए बर जो रियासत हमें साहब- कहते थे कि 4 लोग नहीं इकट्ठे जुबैरी करेंगे, साहब, हमने ठाठे मर्तबा बर रियासत समंदर साहब, काले इससे कोट आगे का क्या इकट्ठा करके दे बर दिया। इससे आगे क्या करेंगे? इससे आगे हम देखे हुकूमत तो लेकर आ रही है। हो रहा है पिंडी में भी पिंडी जो हाईकोर्ट रोक बेंच है, वो सकेंगे इस कर रहे हैं। तरमीम को? हम इंशाल्लाह जो देखे हमारे पास कोई बंदूक नहीं, हम आवाज उठाते, हम एहतजाज करते, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, हम उसको लोगों को बताएंगे कि ये गलत हो रहा है और बिल्कुल ठीक है, एहतजाज जारी रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन को दरियाबोर्द करने के लिए जा रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ठीक अपनी है आवाज बुलंद जुबैरी करेंगे। साहब, लास्ट फाइनल कमेंट्स में आपके जरूर चाहूंगी और ब्रीफली बताइएगा। ये आज जिस मैंने केस का हवाला दिया था जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के अहम रिमार्क सामने आए थे, जिसमें वो जुडिशियल वर्डिक्ट्स को लेकर अदालती फैसलों के हवाले से वो कह रहे हैं कि इसकी मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये आई होप कि काजी साहब इस आइन की हरी किताब को खुद भी पढ़ लेते। उन्होंने तो ओथ भी लिया हुआ है, उन्होंने इस ओथ को वायलेट किया है। उन्होंने सारे केसेस का जो फैसला किया है वो पॉलिटिकल बुनियादों पे किया है और ये हमारे फैसले हैं, ये बाइंडिंग फैसले, इन पे भी बाइंडिंग है। इन्होंने हमारा सारा जूरिस्प्रूडेंस कर दिया। ये देख नहीं रहे कि इनके कोर्ट की फैसले इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, कोई एक्शन नहीं लेते। इनके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर खुद अपहोल्ड करवाया पूरा, उन्होंने मेजॉरिटी से उसको चेंज हुआ और खुद फिर रोस्टर के वो बन गए। आप क्या बात कर रहे हैं? आइन और कानून के लिए खड़े होने के बजाय आप हमारी हमेशा बुराइयां कर रहे होते हैं। कोर्ट ने ये कर दिया, पार्लियामान क्या कर रही है? आप देखिए सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रही है, उस पर कुछ नहीं बोल रहे। तो हम इनकी क्या मैं बात करूं इनकी। राइट अमजद शाह साहब, वुड यू वांट टू सम अप और पीबीसी का जरा मौक़िफ़ भी जरूर बता दीजिए जाते जाते एक्सटेंशन के हवाले से, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हो, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हो, इनकी एक्सटेंशन पे पीबीसी क्या व्यू रखता है? वो तो बिल्कुल क्लियर कट व्यू है। आज का नहीं, वो पिछले 70 सालों से वो यही व्यू है हमारा कि कोई एक्सटेंशन जो है वो इदारे के लिए फायदेमंद नहीं होती, बल्कि वो इदारे को कमजोर कर देती। इस पे तो दूसरी बात। अब रह गई बात ये कि प्रेसिडेंट जो है, जहां पर आइन और कानून बिल्कुल क्लियर कट हो, वहां पर प्रेसिडेंट्स जो हैं उनको मैं समझता हूं कि ये किसी सूरत में भी इनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। मैं छोटी सी बात करूंगा जी 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 कि ये जो एक चोरी का मुकदमा होता है ना, 10 या 12 सफ़ों का एक फैसला लिखा जाता है और चोर को सजा हो जाती है। जब 500 सफ़ों का फैसला लिखा जाए तो समझ लें कि इस फैसले में कोई डंडी मारी गई है। जब 1000 सफ़ों का फैसला लिखा जाए तो समझ लें कि कहीं डंडी मारी। राइट, वी हैव टू रैप अप। थैंक यू सो मच रियासत साहब, बहुत शुक्रिया। और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये एहतजाज इस तरमीम के खिलाफ जो है वो जारी रहेगा वकला का। आबिद जुबैर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अमजद शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।